पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राजा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के एक बहुत ही पुराने और सच्चे साथी और पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं पेशे से। और आज कांग्रेस की क्योंकि संस्थापना दिवस है, तो आइए विस्तार में जानते हैं कांग्रेस के अंदर अभी फिलहाल जो चल रही है, बिहार इलेक्शन के बाद जो टूट कह सकते हैं या फिर नाराजगी चल रही है, अंदरूनी खींचतान चल रही है, सभी पर चर्चा करते हैं कि आज स्थापना दिवस भी है और अभी कांग्रेस में जो हालात चल रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। तो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। सर, तो अभी जो कांग्रेस में चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? आज स्थापना दिवस है तो आज 141वां स्थापना दिवस है और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस उत्तरोत्तर मजबूत होगी और इसका फायदा देश को मिलेगा। जी सर, लेकिन इस बार तो बिहार विधानसभा में तो कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। ये बात सही है सृष्टि जी। चूंकि बिहार में पिछले 11 वर्षों से कांग्रेस नेग्लेक्टेड है। जी आला कमान को जिस दिशा में जैसे सोचना चाहिए सोच नहीं रही है संगठन की मजबूती के लिए। जी अब पता ना कारण क्या हो। ये भी हो सकता है कि हमारे साथी दल जो बिहार में रहे हैं, आरजेडी, जिनके नेतृत्व में हम चुनावों में खास तौर पे काम करते रहे हैं, उनके प्रेशर रहे होंगे, इसलिए संगठन के मजबूती पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया। अब सोचिए ना, हमारे ब्लॉक कमेटी नहीं बनते हैं, हमारे जिला कमेटी नहीं बनते हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हो पाता है, तो स्वाभाविक है जिस पार्टी के कमेटियों का गठन नहीं होगा तो फिर नए नए लोगों का जोड़ने का काम कैसे हो सकता है। और जब नए नए लोग जुटेंगे नहीं तो पार्टी कोई मजबूत कैसे हो सकती है। सवाल ही नहीं होता है मजबूती का। क्योंकि देखिए, हर एक 5 साल पे एक नया वर्ग चुनाव में बूथ पर आ जाता है। जो 13 साल का रहता है वो 5 साल के बाद 18 साल का हो जाता है और बूथ पर आ जाता है। जो 14 साल का रहता है 15 साल का। तो एक बड़ा जमायत जो है हर एक 5 साल पे राजनीति में अपना दखल देने आ जाता है। तो किसी भी पार्टी के लिए जब तक उत्तरोत्तर उसके संगठन में बदलाव नहीं आते रहेंगे तब तक नए नए लोग जुटेंगे नहीं और कोई पार्टी मजबूत हो नहीं सकती है। सर, लेकिन आपने कहा कि 141वां आज स्थापना दिवस है कांग्रेस की, तो मतलब इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और उसकी राजनीतिक रणनीति इतनी कमजोर है कि वे इस तरीके के फैसले नहीं ले पा रही है। सृष्टि जी, विगत कुछ वर्षों में जी ये कमजोरी आई है इस पार्टी में। अन्यथा ये पार्टी जिस शासन का पूरे दुनिया में सूर्यास्त नहीं होता था जी अंग्रेजों का, जी अपने सिद्धांत जो शांति और असहयोग का सिद्धांत था उसके आधार पे इस देश से बाहर निकाला। जी और महान महान बड़े बड़े विद्वान विचारक हुए हैं जो इस देश को न सिर्फ दिशा दिया, दशा भी सुधारा, तो वैचारिक रूप से भी बहुत समृद्ध किया। इसीलिए जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध में फंसा हुआ था तो नेहरू जी के नेतृत्व में एक अलग दिशा में चला, शांति के दिशा में। गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत था उस सिद्धांत को मानते हुए और नेतृत्व किया दुनिया में। उस कांग्रेस की आज ये दुर्दशा है। इसके अंदर के कुछ लोग जो शॉर्टकट चाहते थे किसी प्रकार से हासिल करना, उन लोगों के कमियों के कारण ये कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। हम देखिए, आपको बताएंगे 77 में कांग्रेस बाहर हुआ बंगाल में और कम्युनिस्टों की शासन आई। कालांतर में कम्युनिस्टों के गलत नीतियों के कारण अव्यवस्था फैली। कांग्रेस इसको उजागर करते रहा, लेकिन हमारे ही पार्टी के कुछ नेताओं के उनकी आपसी लोभ के कारण अंत में उन्हीं आताताई कम्युनिस्टों के साथ बंगाल में कांग्रेस ने समझौता किया
तो हमारा ही अंश आज ममता बनर्जी के रूप में, जो कांग्रेस में ट्रेनिंग लिया, कांग्रेस की पार्टी, यूथ कांग्रेस की वहाँ अध्यक्ष थी, उन्होंने उन कम्युनिस्टों को बाहर किया सत्ता से, लेकिन हम उनके साथ जाकर के मिल गए। तो ये मेरा जो स्ट्रैटेजिकल फेल्योर है, और नतीजा है कि आज हम वहाँ शून्य पर हैं। इसी तरह का बिहार में हमारे ही पार्टी के कुछ जो बड़े ओहदे पर थे, जो जनता के बीच में मजबूत नहीं थे लेकिन पार्टी में बड़े ओहदे पर थे, उनके गलत नीति के कारण जो व्यक्ति हमसे भ्रष्टाचार के नाम पर छीना 90 में, वो व्यक्ति जब कांग्रेस के द्वारा इन जनता के बीच में साबित हो गया कि हाँ ये भ्रष्ट हैं और सही एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, जनता के सुख दुख में सही तरीका से शामिल रहने वाले नहीं हैं, इंतजाम करने वाले नहीं हैं उनके, तो फिर हम उनके साथ हो गए। जब उनके साथ ही उनको बाहर करने की स्थिति में हो गए तो हम उनके साथ हो गए, तो उसका नतीजा तो भुगतना ही था। यही उत्तर प्रदेश में हाल हुआ। तो ये हिंदी हॉट लाइन में बंगाल से लेकर के हरियाणा तक कहीं न कहीं हम गलत लोगों के संगत में चले गए, जिनकी प्रमुखता इस प्रदेश में। अब सोचिए, बिहार में 15 वर्षों तक जिन कम्युनिस्टों के कारण सारे फैक्ट्री बंद हो गए, उन्हीं लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा, लीडरों के द्वारा किसानों का भी किसानी बंद कर दिया गया। और बिहार में जो पलायन की समस्या है, उस सबसे बड़ी समस्या का कारण है यहाँ कम्युनिस्टों का हिंसापूर्वक आंदोलन, किसानों के भूमि पर कब्जा करना। परिणाम क्या हुआ? इतने नरसंहार हुए। नतीजा, यहाँ के किसान भी जान बचाने के लिए और रोजी रोजगार के लिए प्रदेश को छोड़ करके बाहर चले गए। उनके बच्चे पढ़ने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए इंतजाम करने के लिए, इतना ही नहीं, अपनी जान बचाने के लिए मजदूर भी, चूंकि दो तरफा हत्याएं हो रही थी 15 साल, 90 से 2005 तक, तो उन अपनी जान बचाने के लिए वो भी प्लान करके दूसरे स्टेट में चले गए, सारे कष्टों को सहते हुए। और वही जो इसके लिए जिम्मेवार थे, भाई सत्ता किसकी थी? लालू यादव की सत्ता थी। और इन कम्युनिस्ट CPI-ML, उनके साथ हम चले गए, तो हमारा तो दुर्गति होना ही था, हुआ। लेकिन अब मुझे विश्वास है ये 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद कि स्थिति बदलेगी और कांग्रेस अपने मूल सिद्धांत में लौटेगा, संगठन भी मजबूत होगा। कल ही CWC की बैठक हुई है और मुझे जहां तक पता है संगठन के मजबूती पर चर्चाएं भी हुई है और केंद्रीय नेतृत्व अब खुल करके, अब किसी के दबाव यहाँ नहीं, कांग्रेस अपने सिद्धांतों पर चलेगी और मजबूत होगा। एक सूचना ये भी मिली है कि उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और अकेली कांग्रेस अपनी वहाँ पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए तैयारी कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस स्थापना दिवस के साथ ही कांग्रेस उस दिशा में जाएगी, मजबूती की दिशा में। संगठन मजबूत होगा, बिहार में भी कांग्रेस कमेटी गठित होगी और आने वाले समय में कांग्रेस अपने पुनः पूर्व के स्थिति में लौटेगा। सर लेकिन आपने कहा कि 15 साल दो तरफा नरसंहार हो रहा था, तो उसके बाद भी कांग्रेस को ये समझ में नहीं आया, आला कमान से आप लोगों की नाराजगी है कि वे गलत डिसीजन लिए, तो उस दौरान भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि मतलब कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? 2025 में ही क्यों लगा? देखिए क्या है सृष्टि जी की कांग्रेस एक सिस्टम के अनुसार चलता है, इसमें तंत्र है। यहाँ दूसरे स्टेट के प्रभारी आते हैं बन करके, फिर यहाँ के रहे, तो एन केन प्रकारेण दिल्ली के नेतृत्व को कुछ हमारे अंदर के ही लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस तरह के समझाते गए। अन्यथा देखिए, राहुल जी प्रारंभिक स्थिति में एक बिल था जो उन्होंने फाड़ दिया था, जिसके कारण हमारे साथी दल को कष्ट हुआ। लालू जी अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं,
है ना। जी जी और उसका परिणाम हुआ था कि नाराजगी है अंदर से, जी कुछ न कुछ तो है। तो हमारे लीडर हमेशा चाहते थे कि देश के लिए जो सही नियम कानून हो वही रहे जी और उन्हीं के साथ हम जाएं। लेकिन फिर भी चूंकि बताया कि प्रभारी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और कमेटियां होती हैं, तो कहीं न कहीं वो लोग प्रभावित होकर के और यहाँ के जो मजबूत साथी थे उनकी बातों में आ गए और निर्णय उसी तरह से चलते चला गया। जी अभी 2025 के चुनाव में भी जी मुझे पता है प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावारू जी की सोच थी कि हम अकेले चलें, राहुल जी की भी ये सोच थी। जी हमारी व्यक्तिगत जब बातचीत हुई थी इस क्रम में और मैंने खुलकर के ये बात रखा था समीक्षा बैठक में पार्टी के अंदर में, तो सहमत थे और चाहते थे कि अलग चलें। लेकिन यहाँ के जो चुने हुए 17 एमएलए थे वो बैठे राहुल जी के समक्ष और कहे कि ना हम लोग लालू जी के साथ चलें, तो मजबूर हो गए। जी चूंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने के कारण आप देखे हैं कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव भी हुआ जी और उसमें कहीं किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया राहुल जी ने, जो सबसे पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, मानते हैं, जो कार्यकर्ता सारे लोग जो उनको मानते हैं, उन्होंने चुनाव होने दिया और खड़गे साहब चुनाव लड़ करके जीते। तो पार्टी में एक जनतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे, ये हमारे लीडर लोग चाहते हैं। तो यहाँ का जो सेटअप था उस सेटअप उन्हीं के साथ जाना चाहा, लेकिन बीच रास्ते में इन लोगों ने जिस तरह से नौटंकी किया हमारे साथी दलों ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो अब तो समाप्ति की ओर है। अब तो हम सुने हैं, जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो यह पार्टी चल रही थी बिहार में आरजेडी, उन नेतृत्व भी बदलने वाला है। लालू जी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि लालू जी भी अपने 25 विधायक को तेज प्रताप के साथ जाने देने वाले हैं। 25 न हो सकता है तो 24 हो सकता है जाए, क्योंकि एक बेटा मान लीजिए कि नहीं जाए, लेकिन 24 हो सकता है तेज प्रताप के साथ जाए। जी और वो तेज प्रताप जी तो अलग 44 लड़ाया और अपने खुद लड़ा और आरजेडी के खिलाफ लड़ा। जी जो आरजेडी तेजस्वी जी के नेतृत्व में चल रहा था उसके खिलाफ लड़ा। जी तो मुझे लगता है चूंकि अब लालू जी को अपने पार्टी का पॉलिटिक्स करना नहीं है, जी तो छूट दे सकते हैं। हो सकता है तेज प्रताप जी की, या तेज प्रताप जी की एक सोच है, जहाँ तक मैं जो समझता हूँ, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है और सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि एक खास जाति वर्ग वगैरह के साथ चलें। तो हो सकता है अगर ऐसा हो जाए तो उस पार्टी का बचने का कल्याण हो सकता है। अन्यथा जो मैं सुन रहा हूँ, मैंने किसी दिन सुना जेडीयू के प्रवक्ता नीरज जी का कि 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो तेजस्वी जी का अगर नेतृत्व रहा, जो भाई 4 सीटेड हैं, किसी दिन जेल जा सकते हैं, तो पार्टी इस स्थिति में हो सकती है कि चला जाए जेडीयू में। तो इसको बचाने के लिए हो सकता है कि तेज प्रताप जी के नेतृत्व में भेजना चाहते हो लालू जी। आपके इस खबर में दम हो सकता है सर। लेकिन सिटी पोस्ट लाइव के इंटरव्यू में तेज प्रताप आए थे, हमारे साथ बैठे थे, बातचीत भी हुई थी, तो उनसे पूछा गया था कि आरजेडी में जाएंगे वापस, तो बोले नहीं आरजेडी में नहीं जाएंगे। तो आरजेडी के विधायक लोग को अपने पार्टी में ले लेंगे। तो खबर तो सही ही है। पार्टी को लेने में आपके उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अगर कोई व्यक्ति वहां से मेरे यहाँ आता है तो मुझे कोई आपत्ति है। इनको आरजेडी में जाने में आपत्ति है उस नेतृत्व के साथ। उनको ये नहीं है कि कार्यकर्ता समर्थक अगर इनके पार्टी में आते हैं जेजेडी में, उन्होंने शायद ऐसा कुछ बोला भी कि जेजेडी है, अगर आना हो तो आ सकते हैं लोग। तो हो सकता है उसी क्रम में वो बोल रहे हो, ऐसी कुछ बात हो अंदरूनी। हो सकता है तेजस्वी प्रसाद को छोड़ करके सारे लोग इसी पार्टी में जाना चाहते हो और लालू जी अब राजनीति से ऐसे भी उनका स्वास्थ्य परमिट नहीं कर रहा है, तो पूर्णतः हमने ये संन्यास ले सकते हैं। सर, अभी ये राबड़ी देवी का जो बंगला है, उस बंगला को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि वे विवादित, मतलब ऐसा बंगला है जहां जो जाता है उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है, परिवार से नाते टूट जाते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब वो बंगला पनौती है या फिर इनके नेतृत्व में या रिलेशन निभाने की क्षमता में कुछ गड़बड़ है?
नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, बंगला तो आते जाते ही रहे। क्या उसके पहले भी किसी का परिवार टूटा है क्या? जी, उससे पहले से साधु यादव का के नाम पे वो बंगला आवंटित था और उनका भी रिलेशन खराब हो गया था। नहीं, तो रिलेशन तो आपस में खराब होते ही रहता है। परिवार जब बढ़ता है तो इधर उधर होते ही रहता है। उस बंगले के कारण नहीं, दूसरे कारण हो सकते हैं। अब देखिए, ये टूटा है। भाई, तेजस्वी दूसरे बंगले में रहते थे, जी, तेज प्रताप दूसरे बंगले में रहते थे, जी, लालू जी और राबड़ी जी रहती थी। जी, उनसे थोड़ी टूटा है, उन दोनों भाइयों के बीच में टूट है। तो हम कैसे माने कि उस बंगला के कारण हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विश्वास का चीज है। देखिए, धर्म में और आस्था में ये विश्वास का चीज है, अपना अपना, जिसको लगता होगा लगता होगा। लेकिन अगर मैं विश्लेषण कर रहा हूं तो मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों भाई दूसरे बंगले में रहते थे, तो उसका प्रभाव कैसे पड़ा? जी, उसका प्रभाव तो नहीं होना चाहिए था। अगर उनसे टूट जाता, राबड़ी जी से टूट जाता, उनसे अलग हो जाते तो एगो बात था। अभी तो दोनों बात करते हैं कि आशीर्वाद की, माता पिता का आशीर्वाद है चाहे जो है। ये दोनों भाई दूसरे बंगले में रहते थे। अब उन दोनों बंगलों का भले कुंडली निकालने की बात है तो अलग हो सकती है। सर, तो अब प्रदेश की बात से आगे बढ़ के केंद्र में जाते हैं, कांग्रेस को लेकर ही। तो अभी ऐसी खबरें आ रही है कि मतलब राहुल गांधी के साथ साथ अब प्रियंका गांधी का भी नाम आ रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो जब वक्त आएगा तब ना। जब हमारे पास 272 से ऊपर संख्या रहेगा तब न किसी की भी प्रधानमंत्री बनने और न बनने की बात है। और हाल के दिनों में मैं देखा हूँ, प्रियंका जी से किसी ने सवाल जब किया था तो कहीं कि मेरे लिए मेरा भाई जान देने के लिए तैयार है और मैं भी अपने भाई के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, इन दोनों भाइयों में इतना आपसी प्रेम है कि ये प्राइम मिनिस्टर पोस्ट कोई मायने नहीं रखता है। और ये तो हेरिडिटरी है। सोनिया जी ने प्राइम मिनिस्टर मिला हुआ पोस्ट उन्होंने छोड़ा, तो उन्हीं के दोनों बच्चे हैं। और राहुल जी का तो बड़ी दिनों से चल रहा है, कहाँ प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह जी तो चाहते थे कि ये बन जाएं, उस क्रम में ये बन जाते, लेकिन उस ओर नहीं है। देखिए, इन लोगों का सिद्धांत और अपने पार्टी को की अहमियत ज़्यादा है। इसलिए मुझे ख्याल है, एक बार एक फ्रीडम फाइटर थे, वो मिले थे श्रीमती गांधी से 77 में चुनाव हारने के बाद। तो इंदिरा जी ने बताया कि मुझे अपने हारने का उतना गम नहीं है, मेरी पार्टी हार गई इसका मुझे बहुत दुख है। तो इस परिवार का एक चीज है, अपने से ज्यादा जिस संगठन के लिए ये हैं, जिसको सींच करके इतने दिनों से ये लोग चला रहे हैं, उसके प्रति ये ज्यादा भावना रखते हैं। तो कंपटीशन भाई और बहन के बीच में नहीं है, ये दोनों मिलकर के इस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर बनने में अवसर आने पर कोई एक दूसरे के आड़े नहीं आएगा। सर, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, राहुल गांधी नजर आने लगते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। नहीं, राहुल जी देखिए, जरूरी किस समय ज्यादा है, प्रायोरिटी फिक्स्ड होता है। चुनाव में प्रायोरिटी रहता है कि आपको रहना बहुत है, वैसे भी बराबर हैं, लेकिन इतने बड़े पार्टी का लीडर हैं जिसका पूरे दुनिया में संगठन है, न सिर्फ इस देश में बल्कि एब्रोड में भी, जिसके सैम पित्रोदा जी नेशनल वर्ल्ड कन्वेनर हैं, एब्रोड में भी इस पार्टी का संगठन है। तो जरूरत पड़ती है, पार्टी के सबसे एक्सेप्टेबल लीडर हैं और ये उतना क्षमता रखते हैं, घूम फिर सकते हैं, समय दे सकते हैं, लोगों के बीच में लोग बुलाते रहते हैं, आउटलुक भी उनका इस तरह का है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मजे लेने के लिए, चाहे कुछ पार्टी के काम से भी दूसरे जगह जाते हैं। अभी आप रिसेंटली बताएंगे जर्मनी गए थे, तो 117 पार्टियों का वहां पर मीटिंग था। दुनिया के बहुत सारे देशों का 117 पार्टियों का वहां कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में वो गए थे। तो ये गलत क्या है, जिसमें 39 ऐसे पार्टी हैं जो कहीं ना कहीं अपने देश में सत्ता में हैं। तो राहुल जी हर एक मिनट कहीं ना कहीं पार्टी के हित में काम करते हैं और पार्टी के लिए अपना समय देते हैं। वो दुनिया में, भारत में हो या दूसरे देश में हो, वो बताने वाले
ऐसी कहते रहते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। सर लेकिन प्रियंका गांधी ज्यादा एक्टिव दिखती हैं, तो मतलब प्रधानमंत्री के लिए उनको मान लिया जाए उम्मीदवार? नहीं, प्रियंका गांधी जी एक्टिव दिखती हैं, राहुल जी भी काफी एक्टिव हैं। आप ये जरूर कह सकती हैं कि हम हिंदी हॉट लाइन वाले जो हैं, हम लोग जब सुनते हैं प्रियंका गांधी को तो अपने आप को महसूस करते हैं ज़्यादा कनेक्ट होते हुए। उनका जो भाषण है इस तरह से कैटेगोरिकली होता है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सब्सटेंस भी रहता है। लेकिन राहुल जी भी जो बात कहते हैं, अभी देखिए वो दुनिया के बहुत सारे अपने अपने विषय के एक्सपर्ट लोगों से बात करते हैं और किसी इशू पर उस पर वो बात कहते हैं और कोई घटना घटने के पहले बात करते हैं। वो कोई पामिस्ट्री नहीं करते हैं, लेकिन हालात की स्थिति पर एक्सपर्ट जो दुनिया के हैं उन लोगों से जब बात होती है तो उसका नॉलेज बढ़ता है और उसके अनुसार कहते हैं। कोविड के समय में भी उन्होंने जो कहा, या फिर इकोनॉमिक जीडीपी वगैरह पर भी जो चर्चा करते रहे देश में राहुल जी, वो घटित होते रहा। वो सचेत करते रहे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या अपोजिशन के लीडर के रूप में या देश के लीडर के रूप में सरकार को हमेशा सचेत करते रहे। और इस संदर्भ में वो दुनिया के वैसे विशेषज्ञों, विषय वस्तु के विशेषज्ञों से पहले बात करते हैं, एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह बात करते हैं। मैंने कभी सुना दलाई लामा साहब से, उनके पास बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने गए तो उनको लगता था कि इतने बड़े आदमी हैं, किस तरह से लेंगे नहीं लेंगे। लेकिन जब एक दूसरे के बीच में जब बैठे साथ में तो उनको लगा कि इतना ओबीडियंट तो मेरा कोई स्टूडेंट भी नहीं है जितना जिस तरह से ये लिए। तो ये क्वालिटी है राहुल जी में, राहुल जी में है। और कार्यकर्ताओं के साथ भी संजोग से मुझे भी 2-4 बार मिलने का मौका मिला है और अपनी बात रखा हूँ तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो सुनते हैं, ऐसा नहीं कि सुनाते हैं, सुनते ज़्यादा हैं वो। ये सब क्वालिटी तो है। अब पूरी मशीनरी जब सरकार की लगी हुई हो, पूरे साधन के साथ, ताकत के साथ, कि हम उनका स्वरूप ही विकृत बनाएं तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन उसका असर तो खत्म हो रहा है। बहुत सारे झूठे जो चीज चलाए गए हैं वो सामने आते जा रहे हैं। तो सर अब आज स्थापना दिवस है कांग्रेस का 141वां, और बिहार में इतनी करारी हार के बाद अब आप गलतियां देखने को मिली कि क्या गलती हुई चुनाव में, और अभी बंगाल में चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, तो क्या क्या गलतियां जो नहीं दोहराएंगे, नया साल भी आ रहा है तो मतलब सुधारने का मौका भी मिल रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से जो महसूस करता हूँ, गलतियों से ज़्यादा ये करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि हम दूसरे किसी के सिद्धांत के पीछे न चलें, अपने सिद्धांत पे चलें। जैसे बंगाल में कम्युनिस्ट हैं, उनका अपना सिद्धांत है, हमारे सिद्धांत से कहीं मेल नहीं खाता है। बिहार में कम्युनिस्ट और आरजेडी जिनका अपना सिद्धांत है, वो कांग्रेस का सिद्धांत नहीं है। कांग्रेस का जो सिद्धांत है अहिंसा का, और इकोनॉमिक फील्ड में मिक्स्ड इकोनॉमी की, जिसमें देश का अपना हो, इसी कंसेप्ट को मानते हुए देश में बहुत सारे उपक्रम बनाए गए। बीजेपी की जैसा सिद्धांत है कि प्राइवेटीकरण हो, देश के जितने उपक्रम है बेच करके और प्राइवेट लोगों के बीच में दिया जा रहा है। इसीलिए क्राइसिस हुआ इंडिगो का। अब मनमानी कोई करता है, प्राइस कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो कांग्रेस का है कि ना भाई, गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहे, प्राइवेट सेक्टर में भी रहे, ताकि मिश्रित रहने से सही दिशा में सही तरीका से विकास हो सकता है। अब देखिए, कम्युनिज्म जो है पूरे दुनिया में समाप्त हो गई। रसिया में हो, चाइना में हो, कहीं भी उनका हार्ड एंड फास्ट था कि सारे चीज गवर्नमेंट सेक्टर में रहेगा, तो खत्म हो गया। आप देखेंगे उन देशों में जहां सारा चीज प्राइवेट का ही था, वो भी उतने सफल नहीं है। हम ज्यादा दुनिया में इतनी सारी समस्याओं के बावजूद इस देश का
जनसंख्या आज के डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा है। 145 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है इस देश का, तो उसी हिसाब से समस्याएं भी हैं। सीमित साधन में इतनी ज्यादा समस्याएं होने के बावजूद भी आज भी यहां लोकतंत्र मजबूती अवस्था में है। एक चाय बेचने वाला माने साधनहीन व्यक्ति भी इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो जरूर कहीं ना कहीं इतना मजबूत लोकतंत्र था तब ना। और पार्टियों में भी लोकतंत्र है। एक व्यक्ति जिसके जाति धर्म के बहुत कम लोग फिर भी देश का 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, श्री मनमोहन सिंह जी। तो ये लोकतंत्र की ही खूबी है और ये कांग्रेस की देन है। इतनी कांग्रेस की जो सिद्धांत है, कांग्रेस के जो कार्यक्रम रहे देश के लिए, पार्टी के लिए, सबके लिए, आम लोगों के लिए, इससे लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ कि इतने झंझावत के बावजूद इतने सारे उपक्रम बेच दिए मोदी जी। आज देश 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया, इसके बावजूद भी चल रहा है। नहीं तो अगल बगल में देखिए, श्रीलंका में पब्लिक क्रांति कर दी, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब घर से बाहर कर दिए गए। नेपाल में, और इतनी विविधताओं के बावजूद भी इतनी मजबूती के साथ देश में खड़ा है लोकतंत्र। यही कारण है, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के सिद्धांतों की देन है। कांग्रेस के हमारे प्रारंभिक लीडरों ने जो मजबूती के लिए, अब देखिए आजादी के समय में, और पहले आजाद हो सकता था देश चौरी चौरा कांड के समय में, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो है उस तरह से परिपक्व नहीं हो पाए थे। ये हमारे लीडर के बीच में विजन था, वो समझते थे कि जब तक परिपक्व नहीं हो इनके हाथों में शासन नहीं जाना चाहिए। तो परिपक्व जब कर लिए, यहाँ के लोग जब प्रशिक्षित हो गए, आंदोलन करके लोगों के बीच में इस तरह के चला करके कार्यक्रम जब मजबूत हो गए लोकतांत्रिक रूप से, तब देश का शासन व्यवस्था ट्रांसफर हुआ और उसका फायदा है। और बाद के विजनरी नेतृत्व था, संजोग से उन लोगों के नेतृत्व में ये देश का शासन व्यवस्था भी चला। तो उस मजबूती के साथ है। कहीं हमारा फौज नहीं कहीं जबरदस्ती करता है, यहाँ लोकतंत्र ही सबसे मजबूत है। यहाँ कार्यपालिका जो है, अब न्यायपालिका व्यवस्थापिका, यही मजबूत है। ऐसा नहीं है कि सैनिक है, यहाँ कोई तानाशाह नहीं निकलता है। ये सब कांग्रेस की ही देन है। और मुझे लगता है आज जो 141वां हम लोग स्थापना दिवस कांग्रेस की मना रहे हैं, तो बंगाल से लेकर के यूपी तक जहां हम सबसे कमजोर हैं, और इन्हीं जगहों से केंद्र की सत्ता निकलती है। आने वाले समय में कांग्रेस इन प्रदेशों में मजबूत होगा अपने सिद्धांतों के साथ, शुद्ध कांग्रेसी सिद्धांत के साथ, दूसरे किसी के मिले हुए सिद्धांत के साथ नहीं। लोग, आम पब्लिक, आप जनता के बीच में जाएंगे तो तलाश रहे हैं कि शुद्ध कांग्रेस हमारे बीच में आए। गैर कांग्रेसियों का जो इतने दिनों से शासन चल रहा है उससे उब गए हैं। जो पुराने लोग हैं, जो देखते रहे हैं, वो लोग उब गए हैं। नए जो सुनते रहे हैं उन लोगों से, उन लोगों में भी लग रहा है कि नहीं, नया चकाचौंध जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं विश्वसनीयता नहीं है। अभी जो वर्तमान सरकार है, भारत सरकार, उसकी विश्वसनीयता की कमी है, और दूसरे लोग हैं उनमें नैतिकता की कमी है। अब देखिए सृष्टि जी, रोज उजागर कोई ना कोई घोटाले हो रहे हैं। कांग्रेस की जब शासन व्यवस्था थी तो किसी डिपार्टमेंट में उजागर होता था तब उसकी जांच होती थी। आज तो जांच ही नहीं होती। अगर सरकार में सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वही अगर जांच नहीं करवाएगा तो कोई घोटाला उजागर हो पाएगा? इस बिहार में या देश में
सैकड़ों ऐसे हैं घोटाले जो आज उजागर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उजागर करने वाला का नियत ही उजागर करने का नहीं है। अब देखिए, अभी सबसे रिसेंटली सबसे जो मजबूती से चल रहा है, चुनाव में धांधली हो रहा है, शिकायत है, देश भर से यह शिकायत मिल रहा है। हम शिकायत किससे करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वहां शिकायत करते हैं, करते रहे, लेकिन वहां जू नहीं रहेगा। अब तो शिकायत यह है कि वही शिकायत नहीं सुन रहे हैं, वही शिकायत वाले काम कर रहे हैं जी। वहीं से गलती हो रही है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा गलती की जा रही है उसके पास अगर हम ले जाएंगे कि आप इसमें सुधार लाइए, वो सुधरेगा? जिसका नियत ही गलत करने का, उन्हीं को देंगे तो कहां सुधारेंगे? तो शासन में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ शिकायत है तो कहां से होगा? हाँ, ये शिकायत जनता सुन सकती है, लेकिन जनता को सही दिशा, सही चीज, सारे चीजों की अवगत कराने के लिए जो तंत्र हैं, जैसे उसमें सबसे प्रमुख तंत्र है मीडिया, अब वहां दबाव में कहीं ना कहीं कमी है, तो हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। हुआ, हालांकि सोशल मीडिया का आज के डेट में जमाना आया, इस कारण से बीजेपी 240 में आ गया। अगर मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए तो 300 से 240 पर क्यों आ गया? 300 से 400 पे जाता जो बात कह रहे थे, लेकिन ये तो उस क्रम में नहीं गया, वो तो नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं कमी है। तो तंत्रों के माध्यम से, जैसे बिहार में अभी आपने सुना, कल कोर्ट में केस भी हुए हैं, पटना हाई कोर्ट में एक फाइल हुआ है, 6 लोगों ने मिलकर के फाइल किया है। भाई, आचार संहिता लागू होता है, 2 महीना 3 महीना पहले से लागू हो जाता है, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होंगे, बहुत सारे कार्य विकास के नहीं होंगे, लेकिन 10-10 हजार सारे लोगों के खाते में चले जा रहे हैं। वैसे खाते में गए कि जिनको जाना है उनका अकाउंट भी नहीं है, ये भी नहीं देखा गया कि सचमुच में उनके नाम पर ये खाता है कि नहीं अकाउंट बैंक में, लेकिन पहले उस परिवार में गया। सृष्टि जी को 10,000 गया, इनके नाम पर योजना 2.25 लाख का है, 10,000 उसका पहला EMI गया, लेकिन इनका खाता नहीं है। प्रोविजन क्या है कि उनका पहले खाता खुलेगा, भाई खाता तो खोले हुए, जनधन योजना आप सबका खाता खुला हुआ है, फिर उनका कैसे नहीं है? तब पता चला कि सृष्टि जी के नहीं, सृष्टि जी के भाई के खाते में है। मतलब इतना ये अनियमितता हुई, ये इतनी जल्दी अनियमितता क्यों हुई? कोई कार्य में वर्षों लग जाते हैं, नहीं होता है। किसी का जमाबंदी करना हो जमीन का, ये म्यूटेशन करना हो, दाखिल खारिज, तो वर्षों लग जाते हैं, नहीं होते हैं ऑफिस में। और ये 1-2 सप्ताह में सबके खाते में चले गए पैसे। ये क्या है? और अब मांग रहे हैं। तो ये इतना बड़ा घोर अनैतिक काम हुआ चुनाव में, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हुए। किससे शिकायत करें, कहां शिकायत करें? स्टेट इलेक्शन कमीशन तो नहीं है किया, देश का इलेक्शन कमीशन भी नहीं कुछ किया, किससे शिकायत करें? उस जनता को ही उसी समय ठगने के लिए हुआ। इसके लिए 2-4 महीने का समय मिलता तब ना हम पब्लिक को बताते कि ये गलत हो रहा है। सर, तो अभी पूरा देश बाकी है, बिहार ही थोड़ी है। अभी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे देश में बताए, लोगों को जागरूक करे, इतने तो सपोर्टर हैं सब कांग्रेस के। ये बात आपका कहना सही है, और मैं भी इसी बात को मानता हूं कि इन सारे चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करके और अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत ही कर सकती है। जैसे आप एक उदाहरण, अभी हमारे राहुल जी काफ़ी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं SIR पर, अपनी जितनी ताकत है कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके लड़ रहे हैं। लेकिन इसका क्या है, सबसे ज़्यादा बंगाल में
मजबूती से लड़ने में सक्षम है ममता बनर्जी। क्यों? क्योंकि उनके हर एक बूथों पर वर्कर हैं। सृष्टि जी, एसआईआर में क्या होता है, हम देखते हैं कि वोटर यहां का है कि नहीं। बूथ नंबर 1 पर, पाटलिपुत्रा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 1 पर अमुक अमुक व्यक्ति वोटर सही हैं कि गलत हैं, ये कौन पता करेगा? यहीं का जो दूसरा मतदाता होगा, जो कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा, वही पता करेगा। पोलिंग एजेंट के रूप में अगर वही बूथ पर बैठा रहेगा तो वही पहचान करेगा कि हाँ, इस बूथ के ये वोटर हैं कि नहीं है। तो जब इतनी ताकत आप देंगे पार्टी को कि हर एक बूथ पर इलेक्शन के दिन से पहले बीएलए होता है, बूथ लेवल एजेंट पार्टियों का, मान लीजिए 10 पार्टी है सत्ता पक्ष से अलग का, तो 10 अपने सारे लोगों को वहां पर वोटर बनाएंगे। और अगर गलत वोटर बन रहा है तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि उन लोगों के साथ बैठक करना, बताना कि हाँ, ये लोग वोटर बन रहे हैं, उस पर ऑब्जेक्शन करना। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही से नहीं होगा, ये हर एक बूथ पर बूथ लेवल जो वर्कर होगा, बूथ का जो पोलिंग एजेंट होगा, ये करेगा। तब वहीं ये मजबूती की जरूरत है। एसआईआर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ नहीं कर पाएंगे, कितनों गड़बड़ी करेंगे। अगर हम यहाँ मुस्तैद रहेंगे बूथों पर, कार्यकर्ता पार्टी के दल के मुस्तैदी से वहां रहेंगे, तो एसआईआर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज बीजेपी वाले रो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की टीएमसी के जो वर्कर है हर एक जगह पर अपना वोटर का फॉर्म भरवा करके और एक कॉपी खुद रख रहे हैं। आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो बीजेपी वाले जो करते थे, कुछ गलतियां कर रहे थे, वो लोग फेरा में पड़े हुए हैं। भाई, ये भाषण देने के लिए तो घुसपैठिया है। यूपी में जहां बीजेपी की सरकार है और भारत सरकार भी है, बंगाल में तो आप कह देते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठिया जा रहा है, लेकिन यूपी में 2.89 करोड़ वोटर कैसे छंट रहे हैं? वहां कैसे घुसपैठिया आ गए? आप जो जहां दूसरा रूलिंग स्टेट है पार्टी का, वहां तो आप कहते हैं, लेकिन आपके रूलिंग स्टेट है और बीच में है, यहां कैसे आ गए? कल ही मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन के चार्ट में, उसमें 2.89 करोड़ वहां एसआईआर जो हुआ है अभी रिसेंटली, उसमें छट रहे हैं, वोटर निकल रहे हैं। तो वहां कौन सा घुसपैठिया है भाई? मोदी जी ये जोगी जी जैसे सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के यहाँ जो केवल बुलडोजरे चलाते रहते हैं, वहां कैसे सब जमा है? तो ये जो प्रचार लोग करता है, इस प्रचार तंत्र को हम तभी कमजोर कर सकते हैं जब हमारे पार्टी के वर्कर हर एक जगह पे मौजूद रहेंगे। और ये तभी हो सकता है जब हर एक लेवल पे आप अपने पार्टी की कमेटी गठित करें, कोई भी राजनीतिक दल हो, कमेटी गठित करें। चूंकि आप वर्कर को वेतन नहीं देते हैं, वर्कर इसी आशा में कि मेरा लोगों के बीच में मान सम्मान बढ़ेगा, हम काम करेंगे। तो उसका मान सम्मान कब बढ़ता है, कब उसको इसका पारितोषिक मिलता है, मन का मुराद पूरा होता है, जब उसको पार्टी रिकॉग्नाइज करती है और उस रूप में उसको रखती है। तो इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। बिहार में ये पार्टी, हमारी पार्टी में विगत बहुत दिनों से कमज़ोर है, लेकिन मुझे विश्वास है कल की बैठक से मुझे लगता है आने वाले समय में ये मजबूत होगा। तो सुना आपने। अब इस पूरे मामले पर आज कांग्रेस की स्थापना दिवस थी और हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के बहुत ही पुराने साथी, जो कि कांग्रेस को लेकर ही बहुत कुछ बातों को कहे। और अब बिहार तो छूट गया, लेकिन अभी अगले चुनाव में, बिहार के भी और अन्य राज्यों के चुनाव में कांग्रेस क्या सुधारने वाली है, किन किन चीज़ों पर काम करने वाली है, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के एक्शन पर उन्होंने बहुत कुछ कहा। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।